Hello, in this video, we will understand about the formation of East India Company and court of proprietors. ये कौन थे, इनका रोल क्या था, as well as we will understand who were court of directors and who are they, their role and their function. उसके साथ साथ हम जो बम्बे प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी और बंगाल प्रेसिडेंसी, ये कब कब उनका जो पहले पहले जो गवर्नर थे अब कब बना था पूरा, ये थोड़ा सा आइडिया ले लेंगे ताकि जो नेक्स्ट लेक्चर में हम हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स पढ़ेंगे, और हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स को हिस्ट्री जैसा नहीं पढ़ेंगे, उसको पॉलिटी जैसा पढ़ेंगे, तो उसके लिए हमें थोड़ा सा मदद मिलेगा ये लेक्चर अगर हम कवर करेंगे. सो लेट्स बिगिन. द ईस्ट इंडिया कंपनी EIC was an English and later British joint stock company founded in 1600. 1600 में फॉर्मेशन हुआ and dissolved in 1874. dissolved in 1874. 1858 में तो इसको 1858 में इसको तो मतलब ब्रिटिश क्राउन का रूल लागू हो जाएगा नवंबर 1 से, बट वो एक रिड्यूस्ड होके धीरे धीरे 1874 में पूरा वो डिज़ोल्व हो जाएगा. Now it was formed to trade in the Indian Ocean region, initially with the East Indies. East Indies किसको कहा जा रहा है? साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. तो ये जो पार्ट है साउथ एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया, इसको ईस्ट इंडीज़ कह रहे हैं. सो इट वॉज फॉर्म टू ट्रेड इन द इंडियन ओशन रीजन, इनिशियली विद द ईस्ट इंडीज़ एंड लेटर विद द ईस्ट एशिया. अब फॉर्मेशन देखते हैं. इन 1599 ए ग्रुप ऑफ प्रोमिनेंट मर्चेंट्स एंड एक्सप्लोरर्स मेड टू डिस्कस ए पोटेंशियल ईस्ट इंडीज वेंचर अंडर ए रॉयल चार्टर. रॉयल चार्टर जो मतलब क्वीन या फिर द क्राउन, जो है किंग हो या क्वीन हो, जो भी मोनार्क हो, जो क्राउन है वो जो लागू करता है, परमिशन एक तरह का है मान लो, तो वो रॉयल चार्टर इनको मिलता है. द क्वीन ग्रांटेड हर चार्टर टू देयर कॉरपोरेशन नेम्ड, और नाम क्या था कंपनी का? गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, ये था कंपनी का नाम. तो क्वीन ने ग्रांट किया चार्टर, और फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स द चार्टर अवार्डेड द कंपनी ए मोनोपोली ऑन इंग्लिश ट्रेड with all countries east of the Cape of Good Hope and west of the Straits of Magellan. तो केप ऑफ गुड होप ये जो अफ्रीका है, अफ्रीका का यहाँ से केप ऑफ गुड होप से लेके ईस्ट ऑफ, मैप में अगर आप मैप में आपको पता नहीं चलेगा, ग्लोब में देखोगे तो इसके ईस्ट, और जो चिली या चील जो कंट्री है साउथ अमेरिका में, वहाँ पे है स्ट्रेट्स ऑफ मैगेलन. एनी ट्रेडर्स देयर विदाउट ए लाइसेंस फ्रॉम द कंपनी वर लायबल टू फॉरफेचर ऑफ देयर शिप्स. फॉरफेचर मतलब लॉस. कोई भी अगर ये लाइसेंस नहीं है जिसके पास और वो व्यापार कर रहा है, तो उसका शिप्स और कार्गो आधा, हाफ ऑफ विच वुड गो टू द क्राउन. क्राउन के पास आधा चला जाएगा एंड आधा कंपनी के पास चला जाएगा. तो ये है मोनोपोली, मतलब आप बाकी कोई भी कंपनी यहाँ पे ट्रेड नहीं कर सकता है, सिर्फ ये कंपनी जो गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज़, इनको हम कहते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी. या एज वेल एज इम्प्रिजनमेंट एट द रॉयल प्लेजर, तो इम्प्रिजनमेंट भी है. नाउ द चार्टर नेम्ड थॉमस स्मिथ एज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ द कंपनी and 24 directors including James Lancaster or committees who made up of a court of directors. So ये जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स था, बॉडी था, ये 24 डायरेक्टर्स को लेके बना था, comprised of 24 directors who they in turn reported to, ये रिपोर्ट करते थे किसको? कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स. प्रोप्राइटर्स कौन थे? वो शेयर होल्डर्स थे.
ये अपॉइंट द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स जो है वो अपॉइंट करते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। सो द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स was an important governing body of the East India Company composed of the shareholders or proprietors who owned stock in the company। ये जो मेन इन्वेस्टर्स जो हैं ये हैं proprietors। अब ये कह रहा है कि द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स वाज लार्जली डेमोक्रेटिक। अब लार्जली डेमोक्रेटिक क्यों? क्योंकि इन दैट द नंबर ऑफ वोट्स ईच प्रोपराइटर हैड वाज प्रोपोर्शनल टू द अमाउंट ऑफ स्टॉक दे ओन। मान लो किसी के पास कोई 100 रुपया इन्वेस्ट किया है, उसका वोट 1 है, तो कोई 1000 रुपया इन्वेस्ट किया होगा, उसका वोटिंग 10, मतलब वो अगर वोट देगा तो उसका 10 का पावर गिना जाएगा। ऐसे होके कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स चुने जाएंगे और उसके बाद हम उसका फंक्शंस अलग देखेंगे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का। सो इसका जो फंक्शन है किसका, कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स, ये लोग कौन हैं? इन्वेस्टर्स हैं, ये मर्चेंट्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं। तो ये इनका फंक्शंस क्या है? पहला फंक्शन है कि इलेक्शन ऑफ द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन होंगे? ये चुन के भेजेंगे। वन ऑफ द की फंक्शंस ऑफ द कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स वाज टू इलेक्ट the court of directors. The directors were responsible for the administration of the company and the court of proprietors had the power to decide who would sit on the board of directors। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो बॉडी आएगा वहाँ पे भी कौन बैठेगा? ये कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स डिसाइड करेंगे। इनका फंक्शन ये है। फिनेंशियल ओवरसाइट। The court of proprietors had authority over the financial aspects of the East India Company, including the distribution of profits such as dividends to the shareholders. Approval of policies. The court of proprietors could influence major decisions by approving financial policies and providing input on the company's operations, particularly in terms of trade and profits. Now, control over dividends. The court of proprietors was responsible for approving the dividend payments to shareholders, which were a key aspect of the company's financial rewards for its investors. Conflict resolution. मान लो कभी डिस्प्यूट हो जाता है किसके बीच में, बिटवीन द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स। तो ये जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स हैं वुड ऑफन इंटरवीन। अब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स भी शेयर होल्डर्स है, बट ये जो खाली शेयर होल्डर्स हैं, बहुत सारे शेयर होल्डर्स होंगे, उनमें से कुछ होंगे कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। मान लो एक अप्रोक्सीमेट मान के चलो जो हाई इन्वेस्टर्स हैं। सो कोर्ट ऑफ जो डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर्स के बीच जब कोई कन्फ्लिक्ट होगा तो इसको इंटरवीन करेगा कौन? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। दो इट्स मेन फंक्शन वाज टू मॉनिटर एंड ओवरसी द फिनेंशियल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स। पूरा पैसा कितना आ रहा है, कितना इन्वेस्ट होगा, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जाएगा, पूरा जो पैसा है इसको कंट्रोल करेगा कौन? कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स। अब चलो पढ़ते हैं कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। अब समझे हम कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को चुन के एक 24 मेंबर का बॉडी है, उसको चुन के कौन इलेक्ट करके जो कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स हैं ये बनाए हैं। अब ये इनका फंक्शन क्या है इसको समझेंगे। पॉलिसी डिसीजंस। अब कोर्ट ऑफ प्रोपराइटर्स का जो भी सारा डिसीजंस है वो लगभग फिनेंशियल ही है। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का डिसीजंस फिनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल थोड़ा रहेगा। द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स मेड important decisions regarding the company's trade, policy, expansion plans. This included determining which goods to focus on, such as tea, cotton and opium. चाइना के साथ ये लोग अफीम का व्यापार करते थे, तो इस पे ये लोग जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है ये डिसाइड करेंगे कि कहाँ पे क्या ट्रेड करना है। असम पे टी स्टेट था, तो चाय का ट्रेड कहाँ क्या करना है। तो इन लोगों का बस ये सब चीज़ पे था कि एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स भी देखते हैं अभी। सेकेंड इज़ एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। दे अपॉइंटेड की ऑफिसर्स सच एज द गवर्नर जनरल। कौन बनेगा?
who was responsible for the administration of the British territories in India, members of the Executive Council, overseeing Indian operations. The director supervised, ये supervise करेंगे India's political and military activities. तो जैसे हम देखें कोर्ट ऑफ प्रोपरेटर्स का काम सिर्फ फिनेंशियल तक था, लेकिन यहाँ पे ये लोग पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल अफेयर्स, मिलिट्री एक्टिविटीज़, ये सब कुछ ये सुपरवाइज कर रहे हैं, देख रहे हैं. सो दे ऑल्सो कंट्रोल द इंडियन सिविल सर्विस. अब अच्छा, इंडियन सिविल सर्विस जो शुरू हो गया था उस टाइम पे, तो वो भी ये लोग कंट्रोल कर रहे हैं. फिनेंशियल मैनेजमेंट भी ये लोग करेंगे. The court managed finances of the company, decided on the distribution of profits to the court of proprietors, and handled matters like taxation, expenditures, investments. Control over trade and commerce. The directors saw the company's trade in India and its interactions with other countries. The East India Company had a monopoly over trade with India, and the court of directors regulated the flow of goods such as cotton, opium and tea. So just we'll go through just a little bit about knowing the Bombay Presidency and Madras Presidency and Bengal Presidency. So Bombay Presidency बन गया था, यहाँ पे अब्राहम शिपमैन जो हैं ये उसका पहला गवर्नर बनेंगे. बट उस टाइम पे ब्रिटिश क्राउन के पास बॉम्बे पूरा आया नहीं था. ये डावरी के हिसाब से मिला था. कैथरीन ऑफ ब्रागंजा शादी किए थे चार्ल्स टू को, जो कैथरीन थे पुर्तगीज़, चार्ल्स टू ब्रिटिश थे, तो इनको डावरी में मिला था. और ये 1661 में जब बने थे अब्राहम शिपमैन, तब बॉम्बे ईस्ट इंडिया कंपनी को नहीं आया था, ब्रिटिश क्राउन के पास था. जब ब्रिटिश क्राउन दे देगा ये बॉम्बे को, ईस्ट इंडिया कंपनी को, ये तुम लीज में लो, और 1668 में दे देगा, तो तब जॉर्ज अक्जेंडन बनेंगे इसका पहला गवर्नर. नेक्स्ट मद्रास प्रेसिडेंसी, फ्रांसिस डे. ये एक फैक्टर होंगे. फैक्ट्री जो होता है जहाँ पे वेयर हाउस होता है, यहाँ पे जो फैक्टर है, तो एक जगह है मछलीपट्टनम. मैप में आगे दिखा दूंगा, आप उसको मासूलीपट्टनम कह सकते हैं, मछलीपट्टनम कह सकते हैं. कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में है. तो ये नेगोशिएट करते हैं कि लोकल रूलर के साथ दमरला भेंकटद्री नायक की कुछ जगह दो हमको, हम फॉर लैंड नियर द फिशिंग विलेज ऑफ मद्रासापट्टनम भी उसको कहते थे. तो वो ग्रांट करते हैं. फाइनली 1639 में हमको देखने को मिलता है फोर्ट सेंट जॉर्ज, पहला इंग्लिश फोर्ट बनाया जाएगा इंडियन लैंड में. मार्क द बिगिनिंग ऑफ द ब्रिटिश एक्सपांसन इन सदर्न इंडिया एंड द फाउंडेशन ऑफ द मद्रास प्रेसिडेंसी. अब जो चेन्नई है, तो ये आप देख सकते हैं पिक्चर में, मद्रास फोर्ट, सेंट जॉर्ज फोर्ट मद्रास में, फाउंडेड इन 1639. तो ये कहाँ पे बना है? ये मछलीपट्टनम. ये देखो, ये आंध्र प्रदेश से, ये कृष्णा डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे बनाया गया है. नाउ एंड्रयू कोगन वाज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर. ये तो फ्रांसिस डे ने इसको हेल्प करके, मतलब नेगोशिएट करके जगह लिया, ये किया. लेकिन जो पहला गवर्नर बनेंगे वहाँ पे एंड्रयू कोगन, मद्रास प्रेसिडेंसी का. नेक्स्ट ब्रिटिश प्रेसिडेंसी. सर विलियम हेजेस was an English merchant and first governor of the East India Company in Bengal. ये बंगाल जब पूरा शुरुआत हुआ था तब ये बने होंगे, मतलब तब बने हैं. लेकिन जो फोर्ट विलियम है जब बना, ये फाउंडर इसका है सर चार्ल्स आयर. तो इनको यहाँ से भी शुरू कर कुछ डाटा जो आता है, तो इनको भी कोई लोग मतलब फर्स्ट गवर्नर से काउंट करते हैं कि ये शायद 1699 में. सो दैट्स ऑल. एंड ये बस एक आपको प्रील्यूड था कि नेक्स्ट लेक्चर को समझने के लिए अच्छे से, कि आपको फिर प्रॉब्लम ना हो कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कौन है, कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स कौन है, बंगाल प्रेसिडेंसी में गवर्नर थे कि नहीं थे, कब आए थे. तो एक वो चीज़ दोबारा आपका दिमाग को ख़राब ना करे, बस इसलिए ये एक प्रील्यूड लेक्चर था.
The main lecture starts from the next one, historical underpinnings, and as I said before, we will not read it as history, rather we will read it as polity. Thank you.